ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जिया से, जो कि हमें बता रही होती है कि वो मर चुकी है एंड वो अपनी खुद की फ्यूनरल अटेंड कर रही है, जहाँ पर उसके डैड उसके लिए रो रहे होते हैं। जिया हमें बता रही होती है कि उसकी मॉम के कार एक्सीडेंट के बाद उसका भाई भी कोई प्रॉब्लम में फंस गया था और उसने अपनी जान ले ली, जिसके बाद उसने सोची थी कि वो और उसके डैड अकेले बच जाएंगे और वो उनका ख्याल रखेगी, पर अब वो भी इस दुनिया से जा चुकी है एंड उसके डैड अब और अपसेट हो चुके हैं। तभी यहाँ पर हमारा मेल लीड आता है जिसका नाम शेन है। वो असल में जिया का हस्बैंड है। जिया के डैड उसे थैंक्स कह रहे होते हैं कि उसने आखिरी बार जिया की बॉडी यहाँ पर ले आया और वो अपनी बेटी को देख पाए। फिर शैन यहाँ जिया की बॉडी के पास आकर फ्लावर रखता है और उससे बातें कर रहा होता है। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत हेट करती थी, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाया और तुम्हें देखने आ गया। तो यहाँ पर जिया सोच रही होती है कि हमारी शादी के बाद एक भी दिन तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आए और इस 2 साल की नाम की शादी के बाद अब प्यार का नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। पर यहाँ पर शैन तो जिया के लिए रो रहा होता है, तो ये देखकर वो काफ़ी शॉक होती है और उसके आंसू पोंछने जाती है। वो तो क्योंकि एक सोल है तो वो टच ही नहीं कर पाती। और तभी यहाँ पर शैन विश कर रहा होता है कि अगर उसे दोबारा लाइफ मिले तो वो जिया का ख्याल रखना चाहता है। फिर इसी के साथ ही जिया यहाँ से गायब हो जाती है और वो रीबॉर्न होती है। वो देखती है कि जब उसे होश आया तो वो अपनी क्लास में, उसे पता लगता है कि वो हाई स्कूल के टाइम पे रीबॉर्न हो गई है। तभी फिर जिया यहाँ पर पीछे वाली सीट पर शेन को देखती है तो वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि उसने शादी के टाइम पर तो बस उसका रेज्यूमे देखी थी। वो सोचती है कि ये तो बड़ा आउटस्टैंडिंग बंदा था ना, तो ये मेरी जैसी सेम स्कूल में कैसे बैठा है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर शैन तो सुनता ही नहीं और अपना काम में लगा होता है। तभी यहाँ पर एक क्लासमेट आती है और जिया से कहती है कि उसे आवाज़ देना बंद करो। तुम्हें क्या पता नहीं है कि बहरे लोगों को कितनी भी आवाज़ दे दो उन्हें सुनाई नहीं देगी। तो ये सुनकर जिया तो शॉक होती है। उसे अब पता लग रहा है कि शैन तो असल में बहरा है। वो सोचती है कि उसके तो पैर डिसेबल थे ना, तो वो बहरा कब से हो गया। और वैसे पिछली लाइफ में तो मैं बहुत जल्दी अब्रॉड में स्टडी करने चली गई थी, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दी कि मेरी पीछे वाली सीट पर कोई लड़का भी बैठा था और वो शैन था। पर फिर इतने में जिया को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर रही होती है, तो शैन जल्दी से उसे पकड़ने जाता है और फिर जिया का शैन के ऊपर गिरने की वजह से शैन के सर में भी चोट आ जाती है और वो तो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर शैन का फ्रेंड देखते के साथ ही चिल्लाने लगता है कि कोई आओ हेल्प करो, ये तो खुद तो बेहोश हो गई है, इसने शैन को भी मार दी है। नेक्स्ट सीन में जिया अपने घर पे सो रही होती है और तभी उसका भाई उसके फेस पे ड्राइंग वगैरह कर रहा होता है। ऐसी जिया की नींद खुलती है तो वो तो जल्दी से शाओ को देखकर खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। वो याद कर रही होती है कि कैसे पिछली लाइफ में केसी ने उसके ऊपर झूठा हैरेसिंग का इल्जाम लगाया था और बेचारा फिर लोगों की बुली करने की वजह से परेशान हो गया था कि लोगों ने उसका नाम खराब करके रख दिए, तो उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले लिया था। इसलिए जिया तो अब सोच रही होती है कि वो अपने भाई का बहुत ही ख्याल रखेगी और उसके साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। तभी यहाँ पर शाओ कहने लगता है कि सिस्टर तुम्हें क्या हो गया, कहीं फीवर की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। फिर तो ऐसी बात है तो अपने सारे पैसे मुझे दे दो। तो जिया उसे मारती है और कहती है कि वो तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो फिर शाओ कहता है कि सिस्टर बिल्कुल नहीं बदली है। ये पूछती है कि बताओ कि मैं यहाँ घर पे कैसे हूँ। तो फिर वो बताता है कि उसे हीट स्ट्रोक हो गया था और तुम स्कूल के डॉक्टर के ऑफिस में थी, तो वहाँ पर से डैड को तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो उन्होंने तुम्हें तुरंत ही घर लिया है। फिर जिया को याद आ रहा होता है कि वैसे क्लास से उसे कोई उठाकर क्लिनिक तक लेकर गया था और पर वो समझ नहीं पा रही है वो कौन था। फिर इतने में रूम में जिया की मॉम आई होती है उसे देखने के लिए और वो पूछ रही होती है कि जिया को होश है कि नहीं। तभी यहाँ पर जिया अपनी मॉम को देखते के साथ ही खुश हो जाती है एंड वो तो रोने लग जाती है ये सब याद करके कि कैसे पिछली लाइफ में उसकी मॉम भी उसके भाई के मरने की वजह से इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि फिर डिप्रेशन में जाने की वजह से उनकी भी मौत हो गई। अब वो यहाँ पर जल्दी से अपनी मॉम को हक करती है और बहुत ही खुश होती है कि उसे वापस से सब कुछ स्टार्ट ओवर करने का मौका मिला और अब वो सारी चीज़ें होने से रोक देगी। मॉम यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो जल्दी से उसका फीवर चेक करती है और कहती है कि चलो अब फीवर थोड़ा कम हो गया है। फिर डैड कहने लगते हैं कि लगता है स्कूल में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं तुम्हारे लिए एक और एसी डोनेट कर दूंगा। हमारी बेटी को बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
फिर जिया की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सब खाने को बना देती हूँ, अब तुम यहाँ पर अच्छे से रेस्ट करो। और वो उसके भाई से भी कह देती है कि यहाँ पर अपनी सिस्टर को अब तंग मत करो। फिर जिया अपनी पूरी फैमिली को हैप्पी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर इसके बाद वो डायरी लेकर लिखना चालू करती है। वो सोचती है कि वो सारी चीज़ें लिखेगी जो भी अब उसे रीबॉर्न होने के बाद करनी है। पहला नंबर तो वो यही डिसाइड करती है कि उसे अपने भाई और अपनी मॉम को बचाना है, और दूसरा नंबर फिर वो लिखती है कि उसे शेन की हेल्प करनी है कि उसकी फैमिली में वो उसकी जगह दिला सके। वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए जिया ने शेन को वहाँ पर उसे भेजने का डिसाइड करी होती है उसकी पिछली लाइफ की अच्छाई रिपे करने के लिए। लेकिन यहाँ पर फिर वो सोचने लगती है कि लेकिन अगर वो इतनी रिच फैमिली का था तो क्या वो बचपन में खो गया था। ऐसी वो अलग अलग चीजें सोचने लग जाती है और डिसाइड करती है कि मुझे ये सब सोचने की क्या ही जरूरत है, चाहे कुछ भी रीजन हो, आखिर है तो वो फू फैमिली का ना, मुझे उससे पहुंचाना है वहाँ पर। वो अपना फू फैमिली में चला जाएगा और हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और हैप्पीली जिएंगे। और ये उसने इसलिए डिसाइड करी होती है क्योंकि उसकी पिछली मैरिज में लव था ही नहीं, तो अब उसको पहले लव चाहिए और फिर मैरिज। नेक्स्ट डे जिया जब स्कूल आती है तो यहाँ पर शेन का फ्रेंड हानो से कहता है कि क्या आप तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ अब मैं अच्छी हो चुकी हूँ। तभी फिर हानो से बता रहा होता है कि पता है कल तुम अचानक से कैसे बेहोश हो गई थी और शेन को तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, वो तुरंत ही तुम्हें उठा के क्लिनिक तक लेकर गया था। तो जिया शॉक होती है कि वो मुझे लेकर गया था, लेकिन मैंने उससे पहले कभी उसे इतना फास्ट भागते हुए नहीं देखा जितना वो तुम्हें लेकर भाग रहा था, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं। तो जिया कहती है कि क्या मतलब। तो फिर हान कहता है कि यानी वो हमारे पीठ पीछे स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा है, मैं उसे इतने टाइम से जानता हूँ और वो मुझे छुपा के प्रैक्टिस कर रहा है, उसे मुझे भी तो साथ में लेना चाहिए ना। जिया पूछती है कि तुम उसे इतना अच्छे से जानते हो तो क्या तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में पता है। तो फिर हान कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत पता है, वो असल में सिंगल पेरेंट फैमिली से, उसके पास सिर्फ उसकी मॉम थी, लेकिन एक बार उसकी मॉम और उसका कार एक्सीडेंट हो गया तो उसकी मॉम तो इस दुनिया से चली गई और वो तभी से ही बहरा हो गया, और बाकी और उसकी फैमिली के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो जिया सोचती है कि लगता है फिर तो उसकी फू फैमिली के बारे में मुझे खुद पता लगाना होगा। वो इसे थैंक यू बोल देती है ये सब बताने के लिए। तभी क्लास में एक गुंडा लड़का आया होता है अपने चेलों को लेकर, और वो यहाँ पर आकर आगे वाली बेंच पे बैठ जाता है। तो जिया कहती है कि ये कौन है। तो फिर हानी से स्लो से बताता है कि ये असल में हमारी स्कूल का सबसे टॉप बुली लड़का है। फिर यहाँ पर वो लड़का जिसका नाम जियांग है वो पूछ रहा होता है कि आखिर शेन कहाँ पर है, वो मुझे क्लास में क्यों नहीं दिख रहा है। तो जिया फिर हान से पूछती है कि ये शेन के बारे में क्यों पूछ रहा है, क्या शेन ने कोई ऐसा काम किया है इससे पंगा लेने वाला। तो फिर हानी से स्लो से बताता है कि असल में ना जिस लड़की को ये लाइक करता है उसे शेन ने इसे चुरा लिया, इसलिए ये उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। तो जिया को ये न्यूज़ सुनने के बाद खुशी मिलती है कि अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि शेन अपने यंग टाइम में इतना बड़ा प्ले बॉय था, मैं तो उसे एक वर्जिन अलूफ सी हो समझ रही थी। चलो वैसे भी मुझे तो इन रिलेशनशिप के ट्रबल में बिल्कुल नहीं फंसना है, और यही सोचकर वो अपने यहाँ से चली जाती है। और जब वो क्लास से निकल रही होती है तभी इतने में शैन यहाँ पर आया होता है, पर जिया तो उसे देखती भी नहीं है। और शैन फिर अपना जैसी यहाँ सीट के पास आता है तो यहाँ पर जियांग के दोनों चेले फ्रेंड्स उसके बदले में शैन को यहाँ पर कुछ भी अजीब सा लिखा हुआ दिखा रहे होते हैं और उसे मिडिल फिंगर दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता, तो जियांग को गुस्सा आ जाती है और वो एक टेबल को मार के नीचे गिरा देता है जिसपे जिया का बैग रखा था और उसकी कैंडी भी, जो नीचे गिर जाती है। तो ये देखकर शैन गुस्सा होता है। तभी हम देखते हैं कि जिया जब गुजर रही होती है तभी वो दो लड़कों को बातें करते हुए सुनती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि क्लास में वो बुली लड़का जियांग शैन से फाइट कर रहे हैं, और बेचारा शैन इतना सीधा साधा सा है, वो कहाँ ही उसे फाइट कर पाएगा, आज तो उसका बहुत ही बुरा हाल बनने वाला है। जिया इस सुनते के साथ ही शैन की फिक्र करती है और उसे तुरंत ही बचाने जाने के लिए निकलती है। जब वो यहाँ क्लास में आती है तो देखती है शैन नहीं बल्कि वो जियांग मार खा रहा होता है और शैन यहाँ उसका बुरा हाल कर देता है। जिया फिर क्लास में आने के बाद ये देखकर शॉक होती है, पर फिर भी वो जल्दी से फिर शैन के पास जाकर उससे पूछने लगती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, तुम ठीक तो। तभी जियांग उसे कहने लगता है कि इधर देखो, चोट मुझे आई है और तुम किसकी केयर कर रही हो। जिया शैन से कहती है कि फाइट करने की क्या जरूरत थी, तुम दोनों साथ बैठकर बात कर लेते सब कुछ सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पर फिर जियांग गुस्से में उठता है और कहता है कि मैं इससे बात नहीं करने वाला, रुको अभी मैं इसे खूब मारूंगा, और हाँ लड़की तुम बीच में मत घुसो, अपने काम से मतलब रखो। तो जिया को गुस्सा आती है और वो जियांग को ऐसे पकड़ती है और उसे पटक देती है। तो सारे लोग बस देखकर शॉक रह जाते हैं। फिर यहाँ पर
जिया पूछती है कि क्या अब हम बैठ कर बात करें अच्छे से। तो फिर जियांग अपने चेलों को बुलाता है कि तुम लोग पीछे क्या खड़े हो, आओ इस लड़की को मारो। तो फिर वो लोग आगे आकर डरते हुए जिया से कह रहे होते हैं कि तुमने हमारे बॉस को मारी, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अच्छा रहेगा कि अभी इसी वक्त हमारे बॉस से माफ़ी मांग लो। तो फिर जिया यहाँ पर इस जियांग से माफ़ी मांग लेती है कि माफ़ कर दो मुझे, लेकिन हाँ नहीं भी करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा वो काफ़ी एटीट्यूड में कह रही होती है। तो यहाँ पर इसके चेले यहाँ पर जियांग से कहने लगते हैं कि बॉस अब इसे माफ़ कर दो, इस लड़की ने आपसे माफ़ी मांग ली। तो जियांग गुस्से में उठता है और चिल्लाने लगता है और जिया और शेन दोनों से कह देता है कि तुम दोनों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी शेन जिया को इशारों में कहने लग जाता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम भी प्रॉब्लम में फंस गई। तो जिया को उसके इशारे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे होते। वो कहती है कि तुम आखिर बोल क्या रहे हो। वो तुरंत यहाँ पर जियांग के चेले को उसके हाथ में पकड़ा हुआ बोर्ड और पेन मंगवाती है और वो शेन को देने बोलती है। तो शेन जिया को सॉरी लिख कर देता है। तो वो इससे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ देने वाली हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगी। जियांग यहाँ पर जिया से कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तो जिया कह देती है कि मुझे नहीं पता। तभी जियांग शेन का हियरिंग एड दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये रिटर्न नहीं चाहिए। तो जिया ये देखते के साथ ही सोचती है कि यानी शेन के पास हियरिंग एड भी है जो कि इस बंदे ने चुरा लिया है। वो तुरंत ही उसे रिटर्न करने के लिए बोलती है। तो जियांग कहता है कि मैं एक ही शर्त पे दूंगा, जब तुम नील डाउन करके मुझसे माफी मांगोगी। तो यहाँ पर इतने में क्लास में टीचर आ जाते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं। तो जियांग जैसे टीचर की तरफ देखता है तो जिया इसके हाथ में से हियरिंग एड छीन लेती है। जल्दी से जियांग के चेले उसे खींचकर यहाँ से बाहर लेकर चले जाते हैं ताकि उसे पनिशमेंट से बचा सके। यहाँ पर फिर टीचर तो शैन और जिया को चिल्ला रहे होते हैं। तो जिया भी जल्दी से शैन का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से भगा के बाहर लेकर जाती है। फिर दोनों एक जगह पे रुकते हैं। पर शैन जिया को इशारे में पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें मैं याद आ गया। तो जिया कहती है कि क्या तुम मुझे थैंक्स कर रहे हो। देखो थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसी हेल्प कर रही थी। फिर वो उसे क्लोज आने के लिए बोलती है, उसे हियरिंग एड पहनाने के लिए, और उसे हियरिंग एड पहनाने में हेल्प कर देती है। और फिर शैन तो यहाँ जिया को देखता रह जाता है। जिया पूछती है कि क्या अब तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो शैन को फिर अच्छे से सुनाई देता है और जिया उसे अपने बारे में बताने लगती है कि तुम्हें अभी तक मेरा नाम नहीं पता होगा ना, मेरा नाम जिया है। तो शैन कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता है। तो शैन उसे बताता है कि वो बहरा बाद में हुआ था, इसलिए पहले तो वो बोल सकता था ना, तो इसलिए जब भी वो हियरिंग एड लगाता है तो वो तब बोल पाता है। फिर इतने में जिया को याद आता है कि अभी तो किसी स्ट्रिक्ट टीचर की क्लास होने वाली है और अगर हम लेट हुए तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। वो जल्दी से भागने लगती है और शैन से कहती है कि तुम भी चलो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है और फिर शैन भी स्माइल करता है और उसके साथ क्लास में आ जाता है। वो यहाँ अपनी सीट पर से बैठकर जिया को ही देख रहा होता है। फिर क्लास खत्म होते ही शैन अपना पानी लेने के लिए जैसे ही क्लास से बाहर निकल रहा होता है तो उसके बाजू में जो लड़की बैठी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और कह रही होती है कि सच में इस बहरे के पास बैठना कितना अनलकी है, इसकी वजह से स्कूल का जो बुली है वो भी मेरे से गुस्सा हो चुका है। शैन पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है। यहाँ पर दूसरी क्लासमेट उसे कहने लगती है कि तुम तो खुद ही बैठी थी ना, तुम्हें पहले ये बड़ा हैंडसम लग रहा था, तो अब क्या हो गया। तो फिर ये लड़की कह रही होती है कि मैंने पहले सोची ही नहीं थी। फिर शैन तो ये सब सुनने के बाद चला जाता है और ये लड़की और कही जा रही होती है कि सच में ऐसे बहरे लड़के का तो कौन ही डेस्कमेट बनना चाहेगा। तभी जिया ये सब सुनकर गुस्सा होती है और कहती है कि किसने कहा कि उसका कोई डेस्कमेट नहीं बनेगा, मैं बनूंगी। तो मैं शैन के साथ टेबल शेयर करने को तैयार हूँ, तो अब तुम जा सकती हो, ये मेरी जगह, ऐसा वो उसके पास आके बोल देती है। तो फिर वो लड़की भी अपने बुक और बैग लेकर उठने लगती है और कहती है कि मैं कह दूं, ये बाद में फिर रिग्रेट मत करना, मैं वापस जगह नहीं चेंज करूंगी। जिया कहती है कि जाने से पहले शैन की बुक भी उठा के जाओ जो तुमने फेंक दी थी। तो ये लड़की मना कर देती कि मैं नहीं उठाऊंगी। तो यहाँ पर फिर जिया इसकी भी बुक्स गिरा देती है और कह देती है कि ठीक है, हिसाब बराबर हुआ। तो फिर उस लड़की को अपनी बुक्स उठानी पड़ती है और वो जिया से कहने लगती है कि अब तुम बचोगी नहीं। तब यहाँ पर जिया के पास हान आकर बताने लगता है कि असल में ये जो लड़की है ना, ये हमारे टीचर वांग की नीस है और वो इसे कुछ ज्यादा ही प्रेफर करते हैं। तो फिर क्या तुम्हें डर नहीं है कि प्रिंसिपल के ऑफिस में वो तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे तो तुम्हें डांट मिलेगी। हान की वजह से तुमने तो फिर इससे पंगा ले लियो, तो क्या पता तुम प्रॉब्लम में फंस गई। तो जिया कहती है कि जो होगा देख लिया जाएगा, मैं किसी से भी डरती नहीं हूँ। फिर इतने में शैन जब क्लास में वापस आता है तो देखता है कि जिया उसके पास बैठी है। फिर जिया उसे देखते के साथ ही उसके सामने हैंडशेक का हाथ आगे बढ़ाती है और बताती है कि अब से मैं तुम्हारी डेस्कमेट हूँ। तो फिर शैन तुरंत उसे हैंडशेक करता है और जिया उसे स्माइल करके देखी होती है। तो फिर शैन भी खुश होता है।
फिर जिया जब स्कूल से घर आती है तो वो देखती है कि उसके डैड उसके भाई को मार रहे होते हैं। तभी वो भागते हुए जिया के पास आ जाता है और कहने लगता है कि सिस्टर प्लीज़ मुझे डैड से बचा लो। तो यहाँ पर फिर उसके डैड कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम स्कूल में पढ़ाई करने के बजाय फाइटिंग कर रहे थे, मैंने तुम्हें स्कूल में ये करने के लिए भेजा था। तो उसके डैड उसे मारना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पर जिया अपने भाई शाओ को अपने डैड को पकड़ा देती है और कहती है कि हाँ डैड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप इसे और मारो। और वो शाओ को उसके डैड को मारने के लिए दे देती है और सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में उसका भाई ऐसी फाइटिंग करके एक ऐसे लड़के से पंगा ले लिया था जिसने उसके ऊपर झूठा हैरेसिंग का इल्ज़ाम लगाया था। तो इस वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी। इसलिए जिया चाह रही होती है कि अब उसके भाई को यहाँ पर सबक सीखने मिलना चाहिए ताकि वो दोबारा कभी फाइट ना करनी चाहे। फिर शाओ तो यहाँ से डैड से गुस्सा हो जाता है और डैड कह देते हैं कि अब वो वीकेंड पर बाहर नहीं जाएगा और घर पे ही रहेगा। तो फिर वो अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर फिर डैड जिया के पास आते हैं और उसे पूछ रहे होते हैं कि उसे अपना ये नया स्कूल कैसा लगा, क्या तुम्हारी पॉकेट मनी भी है या फिर ख़त्म हो गई, मैं तुम्हें और पैसे दे देता हूँ। तो जिया कहती है कि नहीं डैड अभी मेरे पास पैसे हैं और अब मैं थक गई हूँ तो रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ, आपको जब खाना बन जाएगा तो फिर मुझे बुला लेना। ऐसा बोलकर जिया फिर अपने रूम में चली जाती है और यहाँ पर उसके डैड खुश होते हैं कि लगता है जिया को अपना नया स्कूल पसंद आया। फिर वो तुरंत ही उसके स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करते हैं और कहते हैं कि स्कूल में लाइब्रेरी की कमी थी ना, तो वो लाइब्रेरी डोनेट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जिया जब यहाँ क्लास में होती है तो वो मज़े में सो रही होती है और उसके ऊपर धूप पड़ने लगती है। तो शैन अपने हाथ से उसको धूप लगने से बचा रहा होता है। तभी इतने में क्लास में यहाँ पर हान आता है और वो जिया को उठा कर कहने लगता है कि टीचर उसे अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। और वो कहता है कि पक्का वो उसी बारे में बात करना चाहते होंगे जो उनकी मिस ने उन्हें कंप्लेन कर दी होगी। फिर जिया गुस्से में यहाँ से टीचर के ऑफिस में जाती है और टीचर से पूछ रहे होते हैं कि तुमने शैन की डेस्कमेट बनने के लिए उसकी पुरानी डेस्कमेट को परेशान करी और उसकी चीज़ें भी नीचे फेंक दी। तो जिया कहती है कि ज़रूर आपकी मिस ने ये सब बताई होगी ना, वो सब झूठ कह रही है। तो फिर टीचर उसे कह रहे होते हैं कि उसने जो हरकत करी है ना, इससे लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो शैन के पास क्यों बैठना चाहती थी। तो फिर टीचर को जिया इस बारे में बताने लगती है कि कैसे शैन के साथ कोई भी बैठने के लिए तैयार नहीं होता है एंड सभी लोग उसके बारे में गलत बातें करते हैं। तो टीचर से बताते हैं कि आफ्टर ऑल वो बहरा है और ऐसे लोगों को सब कोई एडजस्ट नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि शैन बाहर खड़ा होकर सब सुन रहा होता है और वो चला जाता है। फिर जिया तो यहाँ पर टीचर से कह देती है कि मैं आपको गुड विशेस करना चाहूँगी कि आपको ना नर्सिंग होम जाने के बाद सेम इसी तरीके का ट्रीटमेंट मिले। तो फिर टीचर चिल्लाते हैं कि आखिर कौन इस तरीके से बात करता है, तुमने जो अभी मुझे बोली हो, सोचो अगर मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा तो फिर तुम क्या अपनी स्टडीज कंप्लीट कर पाओगी। तभी इतने में यहाँ पे प्रिंसिपल आए होते हैं। तो ये टीचर तो जल्दी से जिया की उनसे कंप्लेन करने जा रहा होता है कि जिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पर यहाँ पर प्रिंसिपल उसकी बात नहीं सुनते और जिया के पास आकर उसे तो यहाँ पर अवार्ड दे रहे होते हैं और उसे थैंक्स बोल रहे होते हैं कि तुमने हमारी स्कूल को लाइब्रेरी डोनेट करी हो, तुम कितनी ज़्यादा अच्छी बच्ची हो, इसलिए ये अवार्ड हमारे स्कूल की तरफ से तुम्हारे लिए। और फिर वो टीचर से कहते हैं कि तुम क्या कह रहे थे। तो टीचर तो जल्दी से पलट जाते हैं और प्रिंसिपल से कहने लगते हैं कि मैं तो बस ये कह रहा था कि जिया कितनी ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट है। तो फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, अब जिया हमारी स्कूल के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट है तो इसको हम स्कूल में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करने देंगे और इसका हमेशा साथ देंगे। तो टीचर भी फिर कहते हैं कि हाँ प्रिंसिपल। तो जिया खुश होती है और कहती है कि ठीक है फिर मैं चलती हूँ। फिर जिया जब बाहर आती है तो दिखती है कि शैन उसका सीढ़ी पर बैठकर इंतज़ार कर रहा होता है। तो फिर जिया उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने मॉम के सगे बेटे हो, तो क्या तुम अपनी मॉम की तरह दिखते हो या फिर तुम अपने डैड की तरह दिखते होंगे। तुम्हारी मॉम ने कभी तुम्हें ऐसा कुछ बताई है कि उन्होंने तुम्हें कचरे से उठा कर लाई है। तो फिर शैन बताता है कि हाँ मैं अपनी मॉम की तरह ही दिखता हूँ, लेकिन मेरी मॉम जब मैं छोटा था तभी गुजर चुकी है। तो फिर ये सुनते के साथ ही तो जिया कहती है कि सॉरी मुझे नहीं पता था। फिर इतने में वो गिरने लगती है तो शैन उसे गिरने से बचाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। फिर जिया जल्दी से यहाँ पर हान का कॉल उठाती है और कहती है कि फैटी बोलो क्या काम है। तो फिर वो बताता है कि एक प्रॉब्लम आ गई है, तुम तो स्कूल के पेज पर फेमस हो चुकी हो, जल्दी देखो। तो फिर जिया भी देखती है। तो जिया देख रही होती है कि स्कूल के पोस्ट पर उसकी न्यूज़ फैली हुई है कि उसने स्कूल के बुली की इतनी पिटाई करी कि उसका बुरा हाल कर दी और उसे उठा के पटक भी दी, जिसके बाद फिर बेचारे का खून बह रहा था।
यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग के जो सारे चेले हैं वो भी ये न्यूज़ देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सही है। तभी जियांग इन लोगों को चिल्लाता है कि तुम लोग आखिर क्या बोल रहे हो। तो फिर वो लोग कहते हैं कि हम तो बस सारा पोस्ट पढ़ रहे थे जो लिखा था। जियांग कहता है कि तुम लोग चलो मेरे साथ, उस जिया को सबक तो सिखाना ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं जिससे सारे लड़के यहाँ पर चेस करने में लगे होते हैं। वो किसी को भी भाव नहीं देती और अपना चली जाती है। तो यहाँ पर जिया फिर हान से इस बारे में पूछ रही होती है कि ये आखिर कौन है। तो फिर वो इसे सब बता रहा होता है कि वो स्कूल की सबसे फेमस ब्यूटीफुल गर्ल है जिसे असल में वो स्कूल का बुली जियांग लाइक करता है। तभी याओ तो यहाँ पर शेन से मिलने आई होती है और फिर वो उसके पीछे पीछे साथ में चली जाती है। यहाँ पर हान जिया से कह रहा होता है कि यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की किसी को भी भाव नहीं देती है, लेकिन शेन के साथ इसका इतना अच्छा रिलेशन कैसे है। जिया इसे कहती है कि आखिर हमें क्या करना है, चलो हम लोग क्लास में चलते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर याओ शेन के पास आकर उसे कहने लगती है कि क्या तुम स्कूल में मेरे साथ स्ट्रेंजर बनने का बिहेव करने वाले हो? क्या तुम नहीं चाहते कि सभी को इस बारे में पता लगे कि तुम मेरे अडॉप्टिव ब्रदर हो? शेन कह रहा है कि बताओ इस बार तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो फिर याओ से बताती है कि उसे अपने फ्रेंड्स लोग को पार्टी के लिए एक महंगे होटल में लेकर जाना है, तो उसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे चाहिए। यहाँ पर शेन उसे बताता है कि उसके कार्ड में 10,000 है तो ये वो ले सकती है। तो फिर वो कहती है कि इतने कम पैसे, तुम क्या भिखारी हो, इतने कम पैसे कौन देता है। तो फिर वो उसे पैसे की वैल्यू समझाने लग जाता है। याओ कहती है कि क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड की मौत हुई है और मैं ऑर्फन हो चुकी हूँ, इसलिए इस दुनिया में कोई भी मुझे एजुकेट कर सकता है लेकिन तुम नहीं, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है। और ऐसा वो गुस्से में उसे सुनाकर उसका कार्ड भी लेकर चली जाती है। और फिर यहाँ बीच में जिया और वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और जिया की आइसक्रीम उसके कपड़ों पे लग जाती है। तो जिया तुरंत ही क्लीन करने लगती है और उसे सॉरी कहती है कि तुम कहो तो मैं तुम्हें दूसरा दिला दूँ। तो फिर याओ कहती है कि कोई बात नहीं और वो उसे अच्छे से बात करके चली जाती है। तो जिया सोचती है कि अच्छा तो शेन को ऐसी जेंटल और स्वीट लड़की पसंद है। फिर इसके बाद जिया जब यहाँ क्लास में आती है तो वो शेन से गुस्सा होती है और उससे कोई बात ही नहीं कर रही होती है। तो फिर वो उसे पेपर पे लिख कर पूछता है कि क्या तुम अपसेट हो। जिया गुस्से में लिखती है कि नहीं अपसेट हूँ। तो फिर वो कहता है कि आज स्कूल के बाद क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी वो गुस्से में मना कर देती है। फिर स्कूल की छुट्टी होने के टाइम पर जब सारे बच्चे यहाँ क्लास से जा चुके होते हैं तो जिया से फाइट करने के लिए जियांग यहाँ पर अपने चेलों के साथ पहुंच जाता है और जिया से कहता है कि मैंने इतने टाइम से तुम्हारा इंतजार किया तुमसे फाइट करने के लिए। वो उसे कह देता है कि तुम्हारे पास एक और लास्ट मौका है, अगर तुम नील डाउन करके मुझसे माफी मांग लोगी ना तो मैं तरस खाऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। तो जिया भी कहती है कि अगर मैं माफी नहीं मांगूंगी तो फिर जियांग कहता है कि फिर तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगी। वो यहाँ पर अपने चेलों को आगे भेजता है और वो जिया के सामने कचरा डाल देते। तो जिया कहती है कि तुम्हारा मतलब ये था। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने जो बोला वो मैंने किया। तभी जिया उसे किक करती है और वो अपने लाए हुए कचरे में गिर जाता है। तो जियांग चिल्लाता है कि मुझे पीछे से क्या मार रही हो, हिम्मत है तो आगे से फाइट करो। वो यहाँ पर अपने मूव से उसे दिखाने लगता है कि तुमने अगर मुझसे फाइटिंग करी ना तो पक्का हार जाओगी। जिया भी उसे चैलेंज कर देती है कि ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम मेरी एक विश पूरी करोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर शेन को परेशान करना बंद करो। तो जियांग इसके लिए भी मान जाता है कि ठीक है अगर मैं हारा तो मैं शेन को परेशान करना बंद कर दूंगा। तो ठीक है अब शुरू करें। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर यहाँ पर जियांग उसे पंच करने जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद शेन तो अपना घर जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी वो कुछ स्टूडेंट्स को बातें करते हुए सुनता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि स्कूल का वो टॉप बुली जियांग उस लड़की जिया से फाइट करने के लिए क्लास में गया हुआ है और वो अपने साथ कितने सारे लड़कों को भी लेकर गया है। तो पक्का वो लड़की तो बचने वाली नहीं है और फिर पक्का उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद फिर वो जिस लड़की का साथ दे रही है शेन वो भी बचने वाला नहीं है। शेन ये सब सुनते के साथ ही जिया की फिक्र करता है और वो तुरंत यहाँ से जिया को ढूंढने के लिए वापस क्लास में आ रहा होता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया ने तो इस जियांग को मार करके उसका बहुत ही बुरा हाल बना चुकी होती है एंड वो अपने ही लाए हुए कचरे में पूरा घुस चुका होता है और चिल्लाने लगता है कि तुम में से एक भी कोई काम के नहीं हो। वो उन लोगों को बारी बारी आगे आने बोलता है कि इस लड़की से तुम लोग का फाइट करो, और वो लोग डर के मारे पीछे ही रहते हैं। तो फिर ये कहता है कि रहने दो, मैं खुद ही इससे फाइट करूंगा। वो वापस से जिया को पंच मारने जाता है तो वो लोग जल्दी से उसे पकड़ के दूर कर लेते हैं और जिया से कह देते हैं कि हमारे बॉस को माफ कर दो और इसे छोड़ दो। जिया कहती है ठीक है मैं तभी छोड़ूंगी जब तुम लोग ये सारे कचरे को क्लीन करोगे, तभी मैं तुम्हारे इस बॉस को छोड़ूंगी। तो फिर वो लोग तो यहाँ से भाग रहे होते हैं,
जिया कहती है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? तो फिर वो लोग बताते कि बॉस हम तो बस स्टूल लाने जा रहे थे इन कचरों को क्लीन करने के लिए। जिया शौक होती है कि तुम लोग मुझे बॉस कह रहे हो? तो फिर वो कहते हैं कि हाँ, हमने ऑलरेडी सरेंडर कर दिए, अब ये नहीं हमारा बॉस है बल्कि तुम हमारी बॉस हो। तो जियांग तो बस यहाँ शौक रह जाता है कि अब उसकी बॉस की पोजीशन भी गई। तभी जैसे ही यहाँ शैन क्लास में पहुंचता है तो वो जिया से पूछता है कि तुम ठीक तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरे हाथ थोड़े दर्द दे रहे। और वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अपनी क्लास के लिए जाने वाले थे। शैन बताता है कि मैं बस अपना होमवर्क लेने आया था। और फिर शैन अपनी बुक्स वगैरह लेने चला जाता है। तभी यहाँ पर जिया इन सभी को चिल्लाती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, चलो क्लीनिंग स्टार्ट कर दो। तो फिर वो लोग डर के मारे अपना काम शुरू कर देते और जिया की भी यहाँ पर बहुत ही खातिरदारी कर रहे होते हैं और उसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्किल आई कैसे। जिया कहती है कि वो तो बचपन से ही है। तभी यहाँ पर शैन जाते हुए जिया के हाथ पर चोट दिख लेता है और तुरंत ही उसे बैंडेड लगाने लगता है। तो ये देखकर जियांग इन लोग की मजाक उड़ाता है। तो फिर जिया उसे गुस्से में देखती है तो वो चुप जाता है। फिर यहाँ पर जिया को छींक आ रही होती है तो शैन पूछता है कि क्या हुआ है। जिया कहती है कि कुछ नहीं, मुझे बस डस्ट से एलर्जी है। शैन तो फिर जल्दी से जिया को यहाँ से दूसरे क्लास में लेकर जाता है और क्लास का डोर भी बंद करता है। जिया कहती है कि सच में तुम बिल्कुल मेरी मॉम की तरह हो जो मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहे हो। शैन पूछता है कि तुम ये बताओ कि एलर्जिक रिएक्शन से तुम्हें और क्या क्या चीज़ें होती है। तो फिर वो बताने लगती है कि जब उसे एलर्जी ज़्यादा होती है तो फिर उसका मुंह सूज जाता है और रेड रेड सा हो जाता है। यहाँ पर फिर शैनो से नज़दीक से देख रहा होता है। जिया कहती है कि क्या अब हम बाहर चले। शैनो से कहने लगता है कि उसे कब कब एलर्जी हो चुकी है। तो फिर वो बताती है कि अब तक महीने में 2 बार, जब वो लास्ट टाइम अपनी मॉम के साथ क्लीनिंग कर रही थी तो, और दूसरा जब एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी और कार भी ख़राब हो गई थी तो फिर वो उस दिन बस से स्कूल गई थी और बस के जो कर्टेन थे उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो फिर आधे रास्ते में उसका एलर्जी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो शैन जिया से इस बारे में पूछ रहा होता है कि फिर जब वो हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ पर वो किसी से मिली थी। तो जिया को याद ही नहीं आ रहा होता है और वो शैन को याद नहीं कर पाती है और कहती है कि पक्का अगर मिली भी होंगी तो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं होगा, नहीं तो मुझे याद रहता। शैन अपसेट हो जाता है कि वो उसके लिए इतना ज़रूरी था ही नहीं। तो वो तो सोच लगता है कि क्या प्रेजेंट में भी वो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं और ना फ्यूचर में भी नहीं होगा। तभी जिया कहती है कि चलो अब हम लोग चलते, मेरे घर पे चलोगे तो तुम्हें अच्छा खाना खाने को मिलेगा। तभी शैन कहता है कि नहीं, अभी मुझे काम करने जाना है। यहाँ क्लास में हम देखते हैं कि जियांग अपने चेलों के साथ क्लीनिंग कर ही रहा होता है कि तभी वो समझ जाता है कि जिया यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो फिर वो इन लोगों को पूछता है कि तुम लोगों को आप क्या मुझसे मार खानी है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि बॉस हम तो बस उस लड़की से झूठ कह रहे थे, अभी भी आप ही हमारे बॉस हो। तो जियांग इन लोग को मारते हुए इन लोग के पीछे जाता है। फिर जिया और शैन बाहर आ जाते हैं और जिया कहती कि ठीक है फिर अब तुम अपना काम करने जाओ और हम लोग अब कल स्कूल में मिलते हैं। तो शैन फिर चला जाता है। तभी इतने में जिया के पास यहाँ पर हान आ जाता है और कहता है कि तुम भी अभी तक घर नहीं गई, मैं तो एक्स्ट्रा क्लास अटेंड कर रहा था। फिर इतने में स्कूल की एक और लड़की जी यहाँ पर आई होती है और वो जिया से फ्रेंडशिप करना चाह रही होती है कि वो कितनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। फिर ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो क्लब में एंजॉय करने चलते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर शैन एक क्लब में पार्ट टाइम जॉब करने आया होता है और उसे वेटर की जॉब मिल जाती है। या मैनेजर तो उसे सजेस्ट कर रहा होता है कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम है तो वेटर क्या वो तो मेल मॉडल बन सकता है। तो शैन मना करता है कि मुझे बस टेम्पररी वेटर की पोजीशन चाहिए और दूसरे काम तो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर अपनी दोनों फ्रेंड के साथ यहाँ क्लब में आ जाती है और उसकी फ्रेंड बता रही होती है कि ये उसके किसी रिलेटिव का क्लब है। तभी फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर जिया और उसके फ्रेंड को ड्रिंक सर्व करने आता है। जिया तो उसे देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि ये इस लेवल तक चला जाएगा और अपनी बॉडी सेल करने का काम करेगा। शैन जैसे यहाँ जिया को देखता है तो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर यहाँ पर बाकी दोनों फ्रेंड भी शॉक हो जाते हैं कि ये सच में शैन है या फिर कोई और है। जिया कहती है कि अरे सच में शैन है। तो फिर लोग डर रहे होते हैं कि अगर ये स्कूल में बता देगा तो फिर हमें तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शैन तो यहाँ पर जिया का हाथ पकड़ के कह रहा होता है कि तुमने अभी तक मुझे बताया ही नहीं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी इतने में मैनेजर यहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल्स को लेकर आया होता है कि आप लोगों ने ऑर्डर किया था। जिया तो शॉक हो जाती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं चीट करते हुए पकड़ी गई हूँ। लेकिन वो सोचती है कि ये तो मेरी नेक्स्ट लाइफ है और इसमें शैन मेरा हस्बैंड थोड़ी ना है। जिया शैन से कहने लगती है कि मैं बस यहाँ पर देखने आई थी, कुछ करने नहीं आई थी। शैन कहता है कि तुम्हारा अभी भी कुछ करने का इरादा है क्या? देखो तुम्हें ऐसी जगह नहीं आना चाहिए। तो जिया भी उसे कहने लगती है कि फिर तुम्हें भी तो ऐसी जगह नहीं आना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
जिया इसे कहती कि देखो तुम यहाँ पर काम ख़त्म कर दो, मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं अपने पैसों से तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। तो फिर वो उसे अपना नाम का कार्ड दिखाता है और बताता है कि मैं बस यहाँ पे टेम्पररी वेटर की जॉब कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें अगर जिसे सपोर्ट करना है ना तो वो तुम इन सभी लड़कों में से कर लो, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और वो शेन से कहता है कि आप यहाँ पर खड़ी मत रहो, चलो मेरे साथ। तो फिर वो उसके पीछे पीछे जाती है। यहाँ पर फिर जिया के दोनों फ्रेंड भी डिसाइड करते हैं कि हमें भी चलना ही चाहिए। जिया बाहर आने के बाद शेन को ऐसे वाइट शर्ट में देखकर उसकी तारीफ करती है कि वो वाइट शर्ट में अच्छा लग रहा है। शैन खुश हो जाता है पर फिर उसे कहता है कि मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। फिर दोनों क्लब से बाहर आ जाते हैं और जिया उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे गुस्सा हो, तो क्या मैं क्लब चली गई इसलिए तुम मुझसे गुस्सा हो गए? तो शैन कहता है कि हम डेस्क मेट हैं तो इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है कि तुम्हें ऐसी जगह नहीं आनी चाहिए कि तुम्हारे लिए सेफ नहीं, तो चलो अब घर चलते हैं। फिर जिया तो कह रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। यहाँ पर शैन तो बहुत ही नर्वस हो रहा होता है। फिर जिया हिम्मत करके बोल ही देती है कि असल में मैं तुमसे कहना चाहती थी कि तुम्हारे जो सगे डैड है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, तो क्यों ना तुम अपने डैड के पास चले जाओ, फिर तुम्हारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और तुम एक रिच यंग मास्टर बन जाओगे और फिर सोचो फिर तुम्हारी ये हार्ड लाइफ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम इस चीज़ के लिए मानोगे कि नहीं, इसलिए मैंने एक और रास्ता ढूंढ के रखी हूँ। क्यों ना तुम मेरी फैमिली के बच्चे बन जाओ, क्या तुम बनना चाहोगे? मैं अपने डैड को मना लूँगी कि वो तुम्हें अडॉप्ट कर ले और फिर तुम्हारा भी नाम हमारी फैमिली के रजिस्ट्रेशन बुक में होगा और तुम मेरी फैमिली के बन जाओगे, मेरे छोटे भाई। तो शैन तुरंत ही कह देता है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर जिया कहती है कि क्या तुम्हें मेरा छोटा भाई बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है, इस वजह से कि मैं स्टडी में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ और कोई भी चीज़ में नहीं? तो फिर शैन कहता है कि सच में तुम कितनी ज़्यादा बुद्धू हो। फिर जिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने सोच के रखी थी कि तुम इतनी इजीली थोड़ी ना मानोगे, तो तुम्हारे पास हक है मना करने का। वो पूछती है कि लेकिन क्या तुम सच में नहीं मानने वाले हो? क्या पता अगर तुम्हारे रियल डैड ने तुम्हें कांटेक्ट किया और उन्होंने तुम्हें अपने घर बुलाया तो तुम नहीं जाओगे? तो शैन तो मना कर देता है कि नहीं जाऊँगा। तो जिया कहती है कि अरे तुम्हारे डैड रिच है तो उनके पास जाओगे तो तुम भी तो कितनी रिच लाइफ जियोगे। तो ये कहता है कि आखिर वो थोड़ी ना मेरा घर होगा ना। तो जिया सोचती है कि बात तो ये भी सही है कि वो लोग तो इसे एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करेंगे। फिर वो सोचने पड़ जाती है कि आखिर पिछली लाइफ में ये अपने रिच फैमिली के पास कैसे गया था। फिर कैन कह रहा होता है कि वैसे भी मैं जिस पर्सन को रोज देखना चाहता हूँ वो थोड़ी ना मुझे उस घर में देखने को मिलने वाली है। तो जिया कहती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उस पर्सन को यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर शैन तो बस उसे को देख रहा होता है। फिर इतने में जिया का भाई यहाँ पर उसे पिक करने पहुंच जाता है और कहने लगता है कि सिस्टर तुम ऐसी जगह पे घूम रही हो, अगर डैड को पता लगा ना तो फिर सोचो वो कितने ज्यादा गुस्सा होंगे, और पता है मैं तुम्हें कितने देर से ढूंढ रहा था, चलो अब घर जल्दी। वो उसे पकड़ के यहाँ से लेकर जाता है। तो इन दोनों को ऐसे फाइट करता हुआ देख कर शैन भी हंसने लगता है। फिर हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जो है। वो यहाँ पर जिया के ऊपर नजर रखा होता है और असिस्टेंट उसे जिया के बारे में डिटेल बता रहा होता है कि असल में जब से मिस जिया न्यू स्कूल में ट्रांसफ़र हुई है तो वो इस लड़के के कुछ ज़्यादा क्लोज है और वो उसे जिया और शैन दोनों की फ़ोटो दिखा रहा होता है और पूछता है कि बॉस क्या मैं इस लड़के शैन को इन्वेस्टिगेट करूं? तो जो कह देता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये कोई गरीब लड़का है और ये क्या ही कर लेगा। और फिर यहाँ पर सो तो सोच रहा होता है कि जिया को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, वो खुद भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन जब अपना पार्ट टाइम जॉब करके क्लब में से बाहर निकल रहा होता है तभी यहाँ पर उसके डैड उसे देख लेते हैं और वो तो उसे देखते ही पहचान लेते हैं, तो अपने गार्ड को उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल देते हैं। नेक्स्ट डे शैन अपने लैंडलॉर्ड से बात करने गया होता है कि उसे रेंट भरने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तभी लैंडलॉर्ड उसे बताता है कि उसे अब रेंट भरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि किसी ने ऑलरेडी उसके पूरे साल का रेंट भर दिया है। तो शैन पूछता है कि वो कौन है, तो लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि उस पर्सन ने बताने से मना किया है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया जब यहाँ स्कूल आ रही होती है तो क्या उसे बात करने के लिए रोकती है और कहती है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों करती हो, तो शैन और मैं कितना क्लोज हैं, तो क्या तुम मेरी फ्रेंड नहीं बनना चाहोगी? तो जिया मना करती है कि मैं ऐसी किसी की भी फ्रेंड नहीं बनती। तो याओ तो उसे और बता रही होती है कि शैन और वो कितने ज़्यादा क्लोज हैं। ये सब सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही होती। इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो याओ को आवाज़ देता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है बात करने के लिए। तो जिया तो बस इन दोनों को साथ देखकर जेलस हो जाती है। फिर यहाँ पर शैन याओ से पूछता है कि मेरा कार्ड मुझे रिटर्न करो। वो बताता है कि उस कार्ड में जो पैसे हैं वो मैंने रेंट भरने के लिए बचा के रखा था, तो बताओ कितने पैसे बचे।
तो फिर याओ कहती है कि मैंने सारे पैसे बैग्स और कपड़े में उड़ा दी। तो फिर शैन इस पर कुछ नहीं कह पाता और वो जाने लगता है। तो ये कहती कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे डैड की वजह से मुझ पर गुस्सा नहीं होते हो? तुम्हारे अंदर अभी भी गिल्ट होगा ना कि तुमने मेरे डैड को मारे हो, इस वजह से तुम मेरी हर बात झेल लेते हो और सब कुछ सहते आ रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर गिल्ट है, नहीं तो तुम तो मेरी केयर करना कब का छोड़ चुके होते। तो शैन मान लेता है कि हाँ यही बात है। तो फिर वो कहती है कि याद रखो, तुमने मेरे डैड को मारे हो ये मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो इसका गिल्ट हमेशा तुम्हें होना चाहिए क्योंकि ये मेरा तुम्हारे ऊपर कर्ज है और तुम हमेशा गिल्ट में रहोगे। शैन कहता है कि क्या तुम्हारा बोल के हो गया? तो याओ कहती कि बिल्कुल नहीं, देखो मैं चाहती हूँ कि स्कूल में तुम मेरे साथ भी अच्छी फ्रेंडशिप करके रखो जैसे तुमने उस जिया से फ्रेंडशिप करके रखी है। आखिर मैं उससे इतनी भी ज़्यादा कोई बुरी नहीं हूँ। तो फिर ये कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया यहाँ क्लास में होती है और वो शैन और उस याओ के बारे में सोच रही होती है कि मैंने उस याओ को पहले भी शायद कहीं देखी हूँ। फिर जिया को याद आता है कि पिछली लाइफ में जब उसकी और शैन की शादी हुई थी तो वेडिंग वाले दिन ही उसने याओ को शैन को हक करते हुए देख ली थी और वो ये देखकर बहुत अपसेट होकर चली गई थी। तो फिर यहाँ पर जिया को ये याद करके गुस्सा आता है कि यानी वो दोनों इतने टाइम से एक दूसरे को जानते थे और मुझे चीट कर रहे थे। तभी शैन यहाँ अपनी सीट पे बैठा है और जिया से पूछता है कि क्या हुआ, किसने तुम्हें गुस्सा कर दिया? जिया मन में सोच रही होती है कि लास्ट टाइम उसने बोला था कि वो अपनी फैमिली के पास इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन है जिसे वो देखना चाहता है। तो पक्का इसने उस याओ की बात किया होगा। जिया यहाँ पर उसे जवाब में कहती है कि नहीं, मैं कोई भी बात से गुस्सा नहीं हूँ, उल्टा मैं तो तुम्हें और उस स्कूल ब्यूटी को हैप्पी मैरिज विश करना चाहूंगी। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। शैन तो शौक रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब जिया निकल रही होती है तो उसे उसके डैड का मैसेज आता है। वो उसे कह रहे होते हैं कि आज घर जल्दी आ जाना क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक नया ट्यूटर हायर किया हूँ जो कि घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो जिया अपने डैड को ओके बोल देती है। फिर इतने में जिया को जो का भी मैसेज आता है जो कि उससे बताता है कि मैं अब्रॉड से वापस आ गया हूँ। जिया उसका मैसेज देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती और उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर जिया जब अपने घर पहुंचती है तो वो यहाँ शैन को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि शैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर डैड कहते हैं कि बेटी तुम इसे जानती हो, असल में ये तुम्हारा नया ट्यूटर है जिसे मैंने तुम्हारी स्टडी में हेल्प करने के लिए हायर किया हूँ। इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिर जिया बताती है कि डैड हम दोनों एक ही क्लास में हैं। तो फिर ये सुनकर उसके डैड और खुश होते हैं कि फिर तो और अच्छी बात है, तुम लोग फिर आराम से स्टडी कर पाओगे। तो चलो तुम दोनों रूम में जाओ, फिर जब खाना रेडी हो जाएगा तो मैं बुलाता हूँ। तो जिया मान जाती है और शैन से कहती है कि चलो मेरे साथ। फिर जैसे ही दोनों रूम में आते हैं तो शैन यहाँ पर जिया को अपने घर का रजिस्ट्रेशन बुक दे रहा होता है। तो जिया पूछ रही होती है कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? वो कहता है कि खोल के देखो। तो जिया देखती है कि इसमें याओ का भी नाम लिखा हुआ है। तो फिर वो कहती है कि याओ तुम्हारी फैमिली की, मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने फ्लैश मैरिज करके रखे हो? शैन कहता है कि बुद्धू कहेंगी, इसका मतलब है कि वो मेरी सिस्टर है, मैं बता रहा हूँ। वो इसे बता देता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम के गुजरने के बाद फिर याओ के डैड ने मुझे अडॉप्ट किए थे। या फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बुक वापस करती है और कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझ ली थी। फिर यहाँ पर शैन उससे पूछता है कि फिर क्या अब हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? तभी इतने में यहाँ रूम में जिया का भाई शाओ आया होता है और वो कहने लगता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तो यहाँ पर शैन और जिया दोनों ही अपनी आंखें नीचे कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कह रहे होते हैं। तो शाओ यहीं पर ही बैठ जाता है और कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं सुन सकता हूँ? जिया फिर अपने भाई को चिल्लाने लगती है कि अपने स्नैक्स लो और निकलो यहाँ से, हमारी स्टडी के बीच में परेशान मत करो। तो फिर शाओ कहता है कि सच में तुम कितनी ज़्यादा गुस्से वाली हो। वो शैन से कहता है कि तुम्हें भी लगता होगा ना कि मेरी बहन सच में कितनी ज़्यादा गुस्से वाली है और तुम्हें भी इससे हेट होता होगा ना। तो जिया को फिर यहाँ पर शाओ पे गुस्सा आ रहा होता है। तभी इतने में शैन कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, जिया बिल्कुल भी हेट करने लायक नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो जिया ये सुनते के साथ ही यहाँ पर शाय हो रही होती है और अपनी तारीफें सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। तभी शाओ कहता है कि कुछ तो गड़बड़ी है। वो कहता है कि मैं समझ गया। वो शैन से कहता है कि पक्का मेरी सिस्टर ने तुम्हें पैसे दिए होंगे ना अपनी तारीफें करवाने के लिए। वो जिया से कहने लगता है कि सच में सिस्टर तुम बड़ी कमाल की हो, तुम अपने पॉकेट मनी का ऐसा यूज कर रही हो, ये बहुत ही गलत है। तुम पैसे देकर ऐसे लोगों को खरीद नहीं सकती हो अपनी तारीफ करवाने के लिए। जिया गुस्से में उसे कहती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो फिर शाओ हंस कर कहने लगता है कि सिस्टर अब तुम ये तो नहीं बोलोगी ना कि ये तुम्हें लाइक करता है इसलिए तुम्हारी तारीफें कर रहा है। तो ये सुनकर फिर दोनों ही शाय हो रहे होते हैं और कुछ नहीं कहते। फिर जिया शाओ को पकड़ती है और कहती है कि लगता है तुम्हें मुझे उठा के यहाँ से बाहर फेंकना होगा तब तुम मानोगे।
तो फिर वो मान लेता है कि सिस्टर माफ़ कर दो, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम लोग की स्टडीज़ के बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और फिर यहाँ पर शाओ के जाने के बाद जिया शेन से कहने लगती है कि तुम मेरे भाई की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, वो बचपन से ऐसी बहुत ही मेंटल रहा है। और फिर जिया एक एप्पल उठाती है और उस पर छुरी से डायनासोर ड्रॉ कर देती है और कहती है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए। तो शेन ये देखकर खुश होता है। फिर जिया से वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहोगी? जिया कहती है कि क्या? तो शेन कहता है कि क्या तुम्हें मुझे याओ और उसके डैड और मेरे रिलेशन के बारे में और नहीं पूछना है? तो वो कहती है कि देखो, तुम्हें जो चीज़ मुझे बताना है वो बता सकते हो, और जो चीज़ तुम मुझे बताने नहीं चाहते हो उसके लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। ये कहती है कि वैसे भी मैं ये डायनासोर वाला एप्पल सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड्स को देती हूँ। तो शेन ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। फिर जिया उसे देखकर कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले तुम्हें कहीं देख चुकी हूँ। वो शेन के एकदम ही पास आ जाती है और उसे अच्छे से घूर के देख रही होती है। तो शेन भी फिर उससे कुछ कह नहीं चाह रहा होता है कि इतने में यहाँ रूम में जिया के डैड आ जाते हैं और इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक होते हैं और वो पूछते हैं कि तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो। तो जिया जल्दी से अपने डैड को कहने लगती है कि डैड, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और शेन भी कहता है कि हाँ अंकल, आपने मिसअंडरस्टूड कर लिया है। तो यहाँ पर जिया के डैड जल्दी से उसे अपने पास करते हैं और शेन को चिल्लाने लगते हैं कि तुमने आखिर क्या समझा हुआ है? देखो, तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या तुमने मेरी बेटी के ऊपर पहले से नजर डाल के रखे हुए थे और इसलिए तुमने ये सारी चालाकी करे और उसके ट्यूटर बनने का नाटक करे ताकि तुम उसके घर आ सको। तो यहाँ पर जिया कहने लगती है कि डैड, आप सब गलत समझ रहे हैं, हम दोनों तो बस क्लासमेट थे और हम बातें कर रहे थे। तो फिर डैड कहते हैं कि अच्छा, बातें कर रहे थे तो इतना ज़्यादा क्लोज आने की क्या ज़रूरत थी? तो फिर शैन बताता है कि अंकल, असल में मैं बहरा हूँ और जब तक अगर कोई मेरे नज़दीक ना आए तो मुझे उनकी बातें नहीं सुनाई देती। तो फिर यहाँ पर वो उसका हियरिंग एड भी देखते हैं और फिर मान जाते हैं कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलती समझ लिया था। जिया के डैड कहने लगते हैं कि तुम कहो तो अगर तुम्हारा ये हियरिंग एड अच्छा ना हो तो मैं इससे अच्छा वाला तुम्हें दिला सकता हूँ, तो क्या तुम्हें चाहिए? तो यहाँ पर शैन तो तुरंत ही मना कर देता है कि नहीं नहीं अंकल, मेरा हियरिंग एड बिल्कुल सही है और वैसे अब मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर फिर जिया के डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि खाने का टाइम हो गया है तो क्यों ना तुम खाना खा के जाओ। तो यहाँ पर शैन तो पहले मना कर रहा होता है, पर उसके डैड कहने लगते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनाया। तो शैन मान जाता है कि ठीक है अंकल। फिर जिया के डैड इन दोनों को बात करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं और जिया शैन से कहती है कि तुम तो कितने ज़्यादा स्मार्ट हो। तो फिर शैन यहाँ पर उसे देखते रह जाता है और कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा क्यूट कैसे हो सकती हो। फिर दोनों यहाँ पे डिनर के लिए जैसे नीचे आते हैं तो जिया वापस से शैन को पूछ रही होती है कि देखो, अगर तुम्हारा हियरिंग एड सही ना हो ना तो मेरे डैड तुम्हें दूसरा दिला देंगे। शैन कहता है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर फिर जिया से पूछ रही होती है कि तुम सच में वापस से कंसीडर नहीं करना चाहोगे मेरी फैमिली के मेंबर बनने का? देखो, तुम मेरे छोटे भाई बनोगे ना तो फिर बहुत ही हैप्पीली जियोगे। तो यहाँ पर शाओ ये सुन लेता है और कहता है कि अच्छा, मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही है तुम्हारा छोटा भाई बनकर। तो यहाँ पर जिया फिर अपने भाई को मारती है तो फिर वो चुप हो जाता है और अपने मॉम डैड को कंप्लेन करने लगता है कि सिस्टर फिर से मुझे मार रही है। तो मॉम तो यहाँ पर शाओ को चिल्लाने लगती है कि तुम झगड़ा करना बंद कर दो। तो कहता है कि हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। फिर सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। यहाँ पर जिया के डैड शैन को समझा रहे होते हैं कि तुम बिल्कुल भी शर्माओ मत और इसे अपना ही घर समझो और अच्छे से खाओ तुम्हें जो भी खाना है। तो यहाँ पर फिर इन सारे फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे के साथ ऐसे बातें करते हुए देखकर शैन को बहुत अच्छा फील होता है और वो सोचता है कि यानी फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं, जिया की फैमिली तो कितनी अच्छी है। फिर जिया के डैड उससे जू के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या तुमने उससे बताई नहीं कि तुमने स्कूल ट्रांसफ़र कर लियो? तुम्हें पता है वो तुमसे मिलने के लिए मुझसे बात करने कंपनी में आया हुआ था। आखिर वो तुम्हारा फ्रेंड है ना, तुमने अब्रॉड में जाके कम से कम एक फ्रेंड तो बनाई थी, तो उससे वापस क्यों नहीं मिल रही हो? तो यहाँ पर जिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। फिर इतने में डोरबेल बजता है तो जिया के डैड डोर खोलने के होते हैं और यहाँ पर शाओ आया होता है तो उसे देखकर वो खुश होते हैं और उसे अंदर लेते हैं। यहाँ पर वो उन्हें गिफ्ट दे रहा होता है और उन्हें और जिया की मॉम को हेलो बोलते हुए वो जिया को भी हेलो बोलता है, पर जिया कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। तो फिर डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो शाय हो रही है, वो उसे भी यहाँ खाने के लिए बैठा देते हैं। फिर शाओ यहाँ पर जिया के मॉम डैड से बातें वगैरह कर रहा होता है और वो पूछने लगता है कि ये आखिर कौन है। तो फिर डैड बताते हैं कि असल में ये जिया का ही क्लासमेट है और यहाँ पर उसकी स्टडी में हेल्प करने आए। और फिर डैड यहाँ पर जिया से कह रहे होते हैं कि तुमने आखिर शाओ को हेलो भी नहीं बोली। जिया कुछ नहीं कह रही होती है और वो तो उल्टा शैन से बात कर रही होती है और शैन यहाँ पर उसे खाना सर्व करता है तो जिया खुशी से खा रही होती है। फिर इतने में जो यहाँ पर जिया को खाना सर्व करने लगता है और कहता है कि तुम्हें तो ये पसंद है ना। तो जिया वापस से उसे अपनी प्लेट से निकाल देती है और कहती है कि मुझे अब नहीं पसंद।
तो यहाँ पर जिया के मॉम डैड पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम दोनों के बीच में फाइट हो गई है। तो जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, और वो जो से कह देती है कि चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर दोनों ही आपस में बात करने के लिए जाते हैं, और यहाँ पर जिया के डैड शैन से कहने लगते हैं कि तुम अपना खाने पर ध्यान दो, ज़रूर वो दोनों पुराने फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी होगी। यहाँ पर जो जिया से कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे इस बात से गुस्सा हो गई हो कि मैंने तुम्हें इतने टाइम से कांटेक्ट नहीं किया। देखो, मैं फिर माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली की कंपनी की वजह से काफ़ी काम में लगा हुआ था, और मैंने अब तक किसी भी आउटसाइड के लोगों को कांटेक्ट ही नहीं किया। जिया उसे समझा देती है कि तुम ये सब नाटक करना बंद कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है कि कैसे तुमने सारे लोगों को मेरे खिलाफ किया था ताकि मैं अकेली हो सकूं और तुम इसी बात का फ़ायदा उठा के मेरे फ्रेंड बन सको। तो फिर जो तुरंत ही इसके लिए माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ करोगी। जिया कहती है कि माफ़ी बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल माफ़ नहीं करती जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। और हाँ, मुझे ना बार बार मेरे नाम से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तो जो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि क्या तुम ये सब उस शैन की वजह से कर रही हो, वो अब तुम्हारी लाइफ में आ गया है तो तुम मुझे छोड़ रही हो। जिया कहती है कि हाथ छोड़ो मेरा, अभी हम लोग मेरे पेरेंट्स के घर पे हैं और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर मैं उनके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दूँ। जो फिर हाथ छोड़ देता है और उसे कहता है कि आखिर वो शैन है क्या चीज़, है तो एक गरीब लड़का ना, जो कि तुम्हारा फ्रेंड बनना बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। जिया कहने लगती है कि मैं किसी को भी अपना फ्रेंड बनाऊं, किसके साथ भी घूमूं, तुम्हें उससे क्या। जो कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो फू फैमिली से बिलोंग करता है और वो लोग तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। तो जिया पूछती कि तुम चाहते क्या हो। ये कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्दी से अपनी फू फैमिली में चला जाए तुम्हें छोड़कर। फिर जब जो यहाँ से बाहर निकल के जा रहा होता है तो वो देखता है कि शैन बाहर ही खड़ा होकर इन लोग की सारी बातें सुन रहा होता है। फिर जिया बाहर आती है और शैन से कहने लगती है कि सच में अगर तुम्हारी फू फैमिली तुम्हें कांटेक्ट करेगी तो क्या तुम उनके पास नहीं जाओगे। तो शैन तो कह देता है कि मैं कभी नहीं जाने वाला। फिर नेक्स्ट डे जब शैन स्कूल से घर आ रहा होता है तभी रास्ते में उसके डैड का असिस्टेंट यहाँ पर उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं। पर शैन साफ मना कर देता है और कह देता है कि मेरे डैड को मेरा मैसेज पास कर देना कि मैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहता। ये कहकर वो अपने घर आ जाता है और वो यहाँ पर जिया का दिया हुआ एक डायनासोर वाला टॉय देखते हुए उसके बारे में याद कर रहा होता है कि जब वो ऑर्फन हो गया था तो सारे ही बच्चे उसके अगेंस्ट थे, लेकिन सिर्फ एक ही थी जो उसकी फ्रेंड बनी थी। यहाँ पर वही डायनासोर वाला टॉय देखकर वो रो रहा होता है और जिया के बारे में सोच रहा होता है कि फाइनली मैंने तुम्हें वापस ढूंढ ही लिया। फिर नेक्स्ट डे जिया जैसे यहाँ क्लास में आती है तो वो रोज की तरह वापस से यहाँ पर सोने वाली होती है, पर शैन इस बार उसे सोने से रोक देता है और उसे बुक देता है पढ़ने के लिए और समझा देता है कि अभी टीचर आने वाले क्लास में तो तुम्हें स्टडी पे भी ध्यान देना होगा। तो जिया कहती है कि सच में मानना पड़ेगा, तुम तो सच में मेरे स्ट्रिक्ट वाले ट्यूटर बन गए हो। फिर इतने में क्लास में एक लड़का आता है और जिया को बताता है कि पार्सल वाले ने उसके लिए ये फ्लावर बकेट लाया। जिया उसमें कार्ड देखकर समझ जाती है कि ये जो ने भेजा हुआ है, तो वो तुरंत ही इस फ्लावर बकेट को जाके डस्टबिन में फेंक देती है। और फिर जैसे वापस आके बैठती है तो यहाँ पे क्लास में टीचर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। फिर जिया अपना पढ़ाई पे फोकस कर रही होती है, तभी शैन को यहाँ पर उसका फ्रेंड हान स्लो से बात कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि मैंने आजकल नोटिस किया हूँ कि जब से जिया तेरी डेस्कमेट बनी है तब से तू तो रोज ही बस इसे ही देखता रहता है। तभी जिया जल्दी से हान से कहती है कि तुम दोनों आखिर क्या गॉसिपिंग कर रहे हो, मुझे भी बताओगे, मैं भी सुनूंगी। तो यहाँ पर फिर हान इसे बताने जा रहा होता है तो शैन जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है। फिर इतने में क्लास में कोई स्टूडेंट आया होता है हान को बुलाने के लिए कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उठाने के लिए उसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हान का तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं होता है, तो जिया मान जाती है कि ठीक है मैं जाती हूँ। जब वो अपनी क्लासमेट के साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम में आती है तभी बाहर से याओ रूम को लॉक कर देती है और वो तो बड़ी खुश होकर चली जाती है यहाँ पर इन लोगों को फंसाकर। फिर जिया की दूसरी क्लासमेट तो बहुत ही डर रही होती है अंधेरे से, पर जिया को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में जिया देखती है कि यहाँ पर जियांग तो पहले से, वो पूछती है कि क्या तुम हमें डराने के लिए यहाँ पर छुपे हुए थे। तो वो बताता है कि वो रैकेट लेने आया था। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर हान और शैन क्लास में इस बारे में डिस्कस करते हैं कि जिया को गए हुए इतना देर हो गया और वो अभी तक आई नहीं, तो कहीं वो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ गई है। फिर हम देखते हैं कि जिया को तो यहाँ डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है और उसे सफोकेशन होने लगता है। पर तभी टाइम पर डोर खुलता है और यहाँ पर शैन उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया हॉस्पिटल में होती है और उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर जिया का भाई उसे अपनी उंगली से नंबर दिखा रहा होता है और पूछता है कि सिस्टर क्या तुम्हें दिख रहे हैं कितने। तो जिया चिल्लाती है कि सामने से हटो मेरे। तो फिर शाओ कहता है
कि इसका मतलब है कि सिस्टर तुम्हें सच में होश आ गया, तुम ठीक हो। फिर जिया के मॉम डैड उसे बताने लगते हैं कि वो उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाने को बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अच्छे से रेस्ट करे। तो जिया कहती कि ठीक है। फिर ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। फिर सभी के जाने के बाद शैन यहाँ पर जिया से मिलने आया होता है, तो वो उसे देखते ही जल्दी से अपने आप को कवर कर लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, देखो जाओ यहाँ से, मुझे अभी तुम्हें नहीं दिखना है। तो शैन अपसेट होकर जाने लगता है। जिया कहती है कि देखो मुझे गलत मत समझना, मैं बस अभी बहुत ही ज्यादा अगली दिख रही हूँ, इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ कि तुम मुझे ऐसी हालत में देखो। एक्चुअली अभी मेरा भाई भी आया था और वो भी मुझे ऐसे देख के डर गया था। मैंने तुम्हें अपने एलर्जी रिएक्शन के बारे में बताई थी ना, कि मेरा मुंह पूरा रेड रेड हो जाता है और पूरा सूज जाता है, तो मैं अभी वैसे ही डरावनी से दिख रही हूँ, इसलिए जाओ अब यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं फेस कर पाऊंगी। फिर शैन जा ही रहा होता है कि तभी इतने में यहाँ पर जिया के डैड भी उसके लिए खाना लेकर आए होते हैं और वो शैन से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर। तो फिर वो बताता है कि मैं बस जिया से मिलने आया था, लेकिन जिया भी मुझे देखना नहीं चाहती है। तो ये सुनकर फिर उसके डैड कहते हैं कि ये बस झूठा सोने का नाटक कर रही है, रुको मैं अभी से उठाता हूँ। फिर वो कहने लगता है कि देखो शैन तुमसे मिलने आया तो उठ जाओ। जिया कहती है कि नहीं डैड, मैं बहुत ही अगली दिख रही हूँ। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम इस वजह से डर रही हो, अरे इसी ने तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया, तो ये तो तुम्हें अच्छे से देख चुका है। ये सुनकर जिया शॉक हो जाती है। जिया के डैड उसे फिर उठा के बैठा देते हैं और जिया फिर भी अपना बाल से मुंह छुपा रही होती है। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि चलो अब खाने का टाइम हो गया है, वो उसके लिए टेबल भी लगा देते हैं। यहाँ पर जिया के डैड शैन को भी साथ में बैठकर खाना खाने बोल रहे होते हैं, तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं चलता हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, तुमने आखिर हमारी बेटी को टाइम पर हॉस्पिटल लाकर कितना अच्छा काम करो, हमारी बेटी हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए तुमने बहुत अच्छा काम किया। चैन खुश हो रहा होता है जिया को ऐसे अच्छे से खाना खाता हुआ देखकर। पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी जिया के लिए कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आए हो। तो फिर वो बताता है कि मैंने सूप लेकर आया था, लेकिन मुझे यकीन है कि जिया को पसंद नहीं आएगा, तो मैं लेके चलता हूँ। जिया कहती है कि रुको, मुझे वो सूप पीना है, तो लाओ जल्दी से दे दो। चैन नहीं दे रहा होता है तो जल्दी से ले लेती है और कहती है कि ये तो मेरा फेवरेट है, और वो तुरंत ही फिर पीने लग जाती है और कहती है कि ये इतना ज्यादा टेस्टी है, ये तो अब तक का सबसे बेस्ट सूप है जो मैंने अब तक पी हूँ। कहते हैं कि क्या सच में ऐसी बात है। तो जिया कहती है कि हाँ आप खुद ही टेस्ट कर लो। तो फिर डैड भी टेस्ट करने के बाद तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने आखिर कौन सी शॉप से खरीद के लेकर आए हो, हमें भी बताओ, हम भी खरीद देंगे। तो जिया फिर अपने डैड को बताती है कि इसने खुद बनाया है। वो शन से कहती है कि है ना, मैं समझ गई थी। तो यहाँ पर जिया के डैड कहने लगते हैं कि सच में हमारी बेटी बड़ी लकी है जो उसे तुम जैसा इतना अच्छा फ्रेंड मिला है। तो शन कहता है कि नहीं, लकी तो मैं हूँ जिसे जिया जैसी अच्छी फ्रेंड मिली है। फिर डैड तो यहाँ पर शन की इतनी तारीफें कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि सच में काश तुम मेरे बेटे होते तो कितना अच्छा होता। तो जिया फिर यहाँ पर शैन को और स्माइल करके देख रही होती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसे ये आइडिया दे रही थी। शैन ये सुनने के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इतने में यहाँ पर जिया के डैड का असिस्टेंट आया होता है, उन्हें जरूरी काम से मीटिंग के लिए लेके चलने। तो डैड तो यहाँ पर मना कर रहे होते हैं कि नहीं, मुझे अभी अपनी बेटी का ख्याल रखना है। यहाँ पर फिर शैन कहता है कि अंकल आप जाओ, जिया का ख्याल मैं रख लूंगा, आप फिक्र मत करो। अब क्योंकि जरूरी काम के लिए जाना था तो फिर डैड मान जाते हैं कि ठीक है, और शैन से कहते हैं कि तुम यहीं पे रहना। फिर शैन यहाँ पर जिया के साथ रहकर उसकी स्टडी में भी हेल्प करता है। फिर इतने में नर्स यहाँ पर जिया को इंजेक्शन लगाने आई होती है, तो जिया तो डर रही होती है। यहाँ पर शैन फिर उसकी आंखों को कवर कर रहा होता है ताकि वो इंजेक्शन को देख के फिर डरे ना। नर्स फिर शैन की तारीफें करने लगती है और जिया से कहती है कि सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कितना ज़्यादा अच्छा है। तो जिया और शैन दोनों ही कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं है। तो फिर नर्स कहती है कि मैं अच्छे से समझ रही हूँ। तो फिर ये सुनकर दोनों ही शाय हो रहे होते हैं। फिर शैन यहाँ पूछ रहा होता है कि क्या मैं कल भी यहाँ पर तुम्हारी केयर करने आ सकता हूँ। तो जिया कहती है कि तुम आना चाहते हो तो ठीक है, फिर सूप भी लेकर आना। तो शैन मान जाता है कि ठीक है। जिया उससे पूछती है कि वैसे ये बताओ कि जब तुम मुझे स्कूल से यहाँ हॉस्पिटल लेके आ रहे थे तो क्या स्कूल में सभी ने मेरा अगली फेस देख लिया। तो फिर वो बताता है कि असल में मैंने अपनी शर्ट से तुम्हें कवर करके लाया था, तो किसी को मैंने तुम्हारा चेहरा देखने नहीं दिया। तो फिर जिया इस बात से खुश हो जाती है और कहती है कि तुम तो कितने ज़्यादा स्मार्ट हो। वो पूछती है कि लेकिन क्या मैं सच में अभी बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही होंगी ना, बहुत ही अगली सी। तो फिर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल अगली नहीं हो, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही हो। जिया कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है मैं अगली दिख रही हूँ। शैन कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुम सच में बहुत ही अच्छी हो। तो जिया फिर अपनी तारीफें सुनकर फिर जल्दी से लेट जाती है और कहती है कि अब जाओ, अच्छा मुझे रेस्ट करना है। तो शैन फिर यहाँ पर उसे अच्छे से कवर कर देता है और कहता है कि अब मैं कल आता हूँ, ऐसा बोल के फिर वो चले जाता है। जैसे ही शैन बाहर आता है तो उसे जो मिल जाता है और वो यहाँ शैन को बातें सुनाने लगता है और समझा देता है कि जिया मुझे लाइक करती है और मैं उसे लाइक करता हूँ, तो तुम हम दोनों के बीच में मत आओ। वो अभी बस मुझसे गुस्सा है इसलिए वो समझ नहीं रही है, लेकिन मैं उसे मना के रहूँगा, तो तुम हमारे रिलेशनशिप के बीच में मत घुसो, वो तुम्हें नहीं लाइक करने वाली। तो शैन कहता है कि जिया ने ऐसा खुद मुंह से नहीं बोली है, इसलिए मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने वाला।
और हाँ, जिया क्या करना चाहती है क्या नहीं ये उसका डिसीजन होगा, उसके पास पूरा फ्रीडम है अपना डिसीजन लेने का, तो तुम भी उसे ऐसे परेशान नहीं कर सकते। यहाँ पर जोर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे कंपटीशन कर पाओगे, तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो ही नहीं। तो यहाँ पर शैन फिर भी उसे चैलेंज करके यहाँ से चला जाता है। फिर जैसे ही यहाँ पर जो जिया के वार्ड में आने वाला होता है तभी नर्स बाहरी से उसे रोक देती है और कहती है कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि पेशेंट रेस्ट करिए। शेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि जिया तुम जाग रही हो, देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिया उसे चिल्लाकर कह देती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। यहाँ पर फिर जो नर्स को फ्लावर उसे देने के लिए बोल देता है, तो जो को फिर अंदर से आवाज़ आती है कि जिया नर्स को ऑर्डर दे रही होती है कि उस फ्लावर को फेंक दो। तो जो फिर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया जैसी यहाँ स्कूल आई होती है तो रास्ते में उसे जियांग मिल जाता है एंड वो उसे देखकर खुश होता है कि फाइनली तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। जिया कहती है कि लगता है तुम मुझसे फाइट करने का इंतजार कर रहे थे, तो लगता है टाइम आ गया है अपनी फाइटिंग स्किल इंप्रूव करने का। जियांग भागने लगता है और कहता है कि मुझे वैसे तुम्हारा सीक्रेट पता है कि तुम शैन को लाइक करती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम इस आइडिया को गिव अप कर दो क्योंकि असल में शैन और वो याओ दोनों साथ हैं। पूरे स्कूल को उन दोनों के अच्छे रिलेशन के बारे में पता है। जिया से बता देती है कि असल में ना जो याओ है ना वो शैन की छोटी बहन है और शैन ने मुझे खुद बताया अपना रजिस्ट्रेशन बुक भी दिखाकर। ये सुनने के साथ ही जियांग तो शॉक हो जाता है कि शैन तो उस याओ का भाई निकला। जिया कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम याओ को लाइक करते हो और क्योंकि वो शैन के साथ रहती है इसलिए तुम शैन को डिसलाइक करने लग गए और उसे बुली करने लग गए। लेकिन अब तुम क्या करोगे, तुम जिसे लाइक करते हो तुमने उसी के भाई को बुली करे। तो यहाँ पर फिर जियांग तो इतना ज़्यादा शौक में होता है। जय कहती है कि जाने दो, ज़्यादा अपसेट मत हो क्योंकि वैसे भी याओ तुम्हें लाइक नहीं करने वाली है। और देखो हाँ, इस बारे में दूसरों को मत बताना कि वो दोनों ब्रदर सिस्टर है क्योंकि शैन नहीं चाहता कि इस बारे में सभी को पता लगे। तो फिर जियांग कहता है कि क्या तुम सच में शैन को नहीं लाइक करती हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही रिलायबल है और अच्छा भी है। अभी शैन यहाँ जिया से मिलने आया होता है तभी बीच रास्ते में जियांग उसे रोक लेता है। शैन चिल्लाता है कि तुम हटो यहाँ से। तो यहाँ पर फिर जियांग जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और कहने लगता है कि ब्रदर तुम मेरे साथ कैंटीन चलो, मैं तुम्हें अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाना चाहता हूँ। तो शैन शॉक होकर कहता है कि तुम्हें आखिर क्या हो गया, क्या बीमार हो गए हो क्या। तो जिया तो यहाँ पर हंस रही होती है। इसके बाद जिया और शैन दोनों साथ में कैंटीन गए होते। तो शैन यहाँ पर इससे पूछता है कि तुम्हारी और जिया की कोई बात हुई है क्या, वो आज ऐसे अजीब बिहेव कर रहा था। तो जिया इसे बता देती है कि उसने उसकी और याओ के बारे में बता दी कि वो दोनों ब्रदर सिस्टर है। फिर यहाँ पर जियांग भी इन लोग के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी इतने में जिया अपने खाने में से मिर्ची निकाल रही होती है। तो शैन वो मिर्ची अपने प्लेट में ले लेता है और उसे अपनी प्लेट में से मीट निकाल कर दे रहा होता है और कहता है कि ये मैं नहीं खाता। जियांग को लगता है कि शैन को मिर्ची पसंद है तो वो भी अपने प्लेट में से निकाल कर उसे देने लगता है और कहता है कि ये लो ब्रदर तुम खाओ। तो शैन गुस्से में उससे कहता है कि निकालो इसे अभी। तो फिर जियांग कहने लगता है कि सच में ब्रदर अभी भी तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। जिया ये सुनकर सोच रहे थे कि सच में क्या चल रहा है। शैन यहाँ पर जियांग को समझा देता है कि तुम्हें मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा और याओ का इतना अच्छा रिश्ता नहीं है कि मैं उसके सामने तुम्हारी तारीफ करूंगा। तो फिर जियांग कहता है कि ऐसा क्यों, तुम लोग आखिर फैमिली हो ना। शैन कहता है कि फालतू मुझसे रीजन मत पूछो। फिर यहाँ पर जिया शैन से कहने लगती है कि लाओ मुझे तुम अपना वीचैट आईडी दे दो। तो शैन बताता है कि असल में मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो जिया ये सुनकर शॉक होती है और कहती है कि फिर आखिर मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूंगी और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुलाऊंगी कैसे। तो शैन कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे लिए पहुंच जाऊंगा। जिया फिर यहाँ पर अपने डैड को चुपके से मैसेज करती है और उन्हें पूछती है कि डैड अभी तक हमने शैन को अच्छे से थैंक्स नहीं करे। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि हाँ मैं सोच ही रहा था कि कोई उससे गिफ्ट दे दूँ। जिया अपने डैड को मैसेज करती है कि उसके पास फ़ोन नहीं है तो आप क्यों ना उसके लिए फ़ोन खरीद दो। तो उसके डैड मान जाते हैं। जिया कहती है कि लेकिन डैड आपको कुछ ऐसे तरीके से देना होगा जो वो एक्सेप्ट कर ले क्योंकि वो ऐसे सामने से दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके डैड कहते हैं कि तुम मुझ पे छोड़ दो, मेरे पास एक आइडिया है। फिर स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब जिया और शैन रास्ते में आ ही रहे होते हैं तभी सामने जिया के डैड पहुंच जाते हैं। असल में वो यहाँ पर अपना थोड़ा लुक चेंज करके और चश्मा पहन के आए होते हैं ताकि शैन उन्हें पहचाने ना। और वो यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे मोबाइल फ़ोन सिखाते हुए यहाँ इन लोग को फ्री में गिफ्ट दे रहे होते हैं कि बच्चे तुमको जो फ़ोन लेना है वो ले लो। तो शैन तुरंत यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को रोकता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये या फिर कोई साइको है या कोई मेंटल पेशेंट है हॉस्पिटल से भागा हुआ। तो जिया के डैड जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं और पुलिस ऑफिसर उन्हें पकड़ने के पीछे पड़ जाता है। जिया तो शौक रह जाती है कि उसके डैड तो यहाँ पर पकड़ते पकड़ते बच गए।
फिर इतने में रास्ते में यहाँ पर एक गार्ड आया होता है और वो बताने लगता है कि उसके डैड की जो वाइफ है वो उससे मिलना चाहती है, बस एक डिनर पे, और उसके बाद वो जा सकता है। वो कह देता है कि मैं आपको बिना लिए नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर फिर शेन जिया से बात करता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अपना घर जाओ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और फिर यहाँ से शेन कार में बैठ कर चला जाता है। तो जिया भी जल्दी से टैक्सी में बैठती है और वो कार को फॉलो करने के लिए बोलती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर शेन को उसकी स्टेप मॉम ने मिलने के लिए इसलिए बुलाई होती है क्योंकि वो उसे बहुत सारे पैसों का ऑफर दे रही होती है कि वो अगर फैमिली में आ जाएगा और उनके बेटे को अपनी एक किडनी दे देगा तो फिर वो उसे काफ़ी पैसे भी देगी और फैमिली में जगह भी देंगी, तो इससे उसका ही फ़ायदा है, उसे प्रॉपर्टी भी मिलेगी। शेन सब चीज़ के लिए मना कर देता है और यहाँ से फिर वो गुस्से में चला जाता है और उसके डैड भी यहीं पर ही होते हैं। फिर यहाँ पर स्टेप मॉम तो उसके डैड को चिल्ला रही होती है कि तुम अपने बेटे को रोक नहीं पाए, आखिर हमें उसकी ज़रूरत है क्योंकि वो उसका हाफ ब्रदर है, तो उसकी किडनी मैच होने के चांसेस ज़्यादा है। वो कहने लगती है कि तुम कुछ भी करो लेकिन मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। शेन के डैड कहते हैं कि मैं फिर से ट्राई करूँगा उससे बात करने का। हम देखते हैं कि शेन जब यहाँ से भीगते हुए जा रहा होता है तभी जिया उसे रास्ते में मिल जाती है और वो कहती है कि तुम्हें अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तभी शेन जल्दी से उसे हग कर लेता है और वो रो रहा होता है। फिर जिया शेन के साथ उसके घर पे आ जाती है। यहाँ पर वो उसे एक्स्ट्रा कपड़े दे देता है पहनने के लिए और उसका बाल सुखाने में भी हेल्प करता है। एंड फिर जब वो उसके लिए कुकिंग कर रहा होता है तो जिया बस उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि पिछली लाइफ में जब वो उसका हस्बैंड था तो अगर दोनों का रिलेशन इस तरीके का होता तो कितना अच्छा होता। तभी शेन कहता है कि तुम क्या देख रही हो। तो जिया भी जल्दी से यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करने आई थी। तो शेन यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और कहता है कि तुम मत काम करो, और वो उसे अपने स्टडी रूम में जाकर थोड़ा घूमने बोल देता है। तो जिया जब यहाँ शेन के स्टडी रूम में आती है तो फिर वो अपना वो बचपन वाला डायनासोर देखकर सोच रही होती है कि वो देखा देखा सा लग रहा है, पर वो पहचान नहीं पाती है। यहाँ पर फिर वो उसकी डायरी देख लेती है जिसमें कुछ लाइन्स लिखी हुई थी और वो कुछ पोएटिक लाइन्स होती है, पर उसे देखकर जिया समझ आती है कुछ। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया और शेन साथ में यहाँ घर से निकल रहे होते हैं और तभी याओ इन दोनों को गुस्से में देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया यहाँ बास्केटबॉल मैच देखते हुए शेन को चीयर कर रही होती है कि ये गेम वही जीतेगा। तभी इसके पास याओ आ जाती है और कह रही है कि सोचो अगर तुम यहाँ से मुझे गिरा दोगी तो शेन तुम्हारी केयर करने आएगा या फिर मेरी, और तुम्हारी बात पर यकीन करेगा कि तुमने ऐसा नहीं करी हो। और फिर वो यहाँ पर उसका हाथ लेकर खुद ही गिरने का नाटक करती है। जैसी वो सीढ़ियों से नीचे गिरती है तो उसे काफ़ी चोट लगी होती है और जल्दी से यहाँ पर फिर मैच से सारे लड़के भाग कर जाते हैं उसे बचाने के लिए और जिया शॉक रह जाती है। इसके बाद टीचर के ऑफिस में यहाँ पर जिया को डांट पड़ रही होती है और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में याओ के पास जियांग आया होता है और वो कहने लगता है कि क्या सच में जिया ने तुम्हें पुश करी है, क्योंकि वो ऐसे टाइप की है नहीं इसलिए मुझे यकीन नहीं आ रहा है। तो फिर ये कहती है कि वो तो अमीर लड़की है तो आखिर सब कोई तो उसी पे ट्रस्ट करेगा ना। तभी यहाँ पर शैन से बात करने आया होता है और वो इसे चिल्ला रहा होता है कि तुम जिया के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ, मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। तो याओ को गुस्सा आती है कि तुम्हें अभी भी उस पर बिलीव है, ये फिर भी नहीं मान रही होती है और कहती है कि उसने सच में मुझे ढकेली है। तभी जियांग यहाँ पर उसकी वो ऑडियो लेकर आता है जो वो जिया को डायलॉग मार रही थी कि वो खुद गिरेगी और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी। जियांग यहाँ पर उसे कह देता है कि सच में मैं तुम्हें अच्छी समझ रहा था पर आज मुझे तुम्हारी असलियत दिख गई। वो उसे यहाँ पर बात सुनाकर चला जाता है कि अब वो उसे कभी लाइक नहीं करने वाला। शैन कह देता है कि तुमने जो करी हो उसका तुम्हें कर्मा मिल चुका है और फिर ये बोलकर शैन तो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जिया और शैन साथ में स्कूल से निकलने के बाद जा रहे होते हैं। तभी जिया उसे अपना बन भी शेयर करती है। तभी शैन उसे पूछता है कि असल में तुम ही वो हो ना जिसने मेरे रेंट का पूरा पैसा भरी हो। तो जिया कहती है कि तुम्हें कैसे पता लग गया, मैंने लैंडलॉर्ड को मना करी थी फिर भी उसने आखिर तुम्हें बता दिया। तो शेन कहता है कि पहले मैंने सोच रहा था कि शायद इसके पीछे मेरे डैड है, पर फिर मैंने गैस कर लिया कि वो तुम ही हो क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी इतनी केयर करता हो। जिया फिर शेन से कहती है कि वैसे मुझे तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें पता लगी है कि तुम असल में मुझे लाइक करते हो ना। शेन ये सुनते के साथ ही शॉक हो जाता है और जिया अपनी तारीफें कही जा रही होती है कि वैसे मैं हूँ इतनी ब्यूटीफुल तो तुम मुझे लाइक करते हो, ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है। शेन कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता लगा। तो फिर जिया उसे बताती है कि उसने उसकी डायरी पढ़ी थी और उसने जो पोएम लिखा था वो उसके लिए थी। शेन तो बस सुनता रह जाता है और फिर अचानक से जिया यहाँ से कहीं और पहुँच जाती है और यहाँ पर जिया को फिर अब शेन की लाइफ की पूरी स्टोरी दिखाई दे रही होती है, यानी कि पिछली लाइफ की।
वो देखती है कि शेन जब छोटा बच्चा था और जब उसकी मॉम की मौत हो चुकी थी तो उसके बाद उसे याओ के डैड ने अडॉप्ट करके घर लेकर आए थे और उसे समझाए थे कि अब से ये तुम्हारा घर है। पर जब याओ यहाँ पर शेन को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अपने डैड से कि आपने स्ट्रेंजर को घर क्यों लेकर आए हैं, मैं इसके साथ खाना नहीं खाने वाली, और वो गुस्से में चली जाती है। तो यहाँ पर फिर याओ के डैड शेन से डिस्कस करते हैं कि वो ज़्यादा बुरी नहीं है, बस बहुत ही गुस्से वाली है, चलो हम लोग उसे मनाने के लिए उसके लिए टॉय और स्नैक्स खरीद लाते हैं। फिर जब याओ के डैड शेन के साथ बाहर चीज़ें खरीदने जाते हैं तभी वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो कहते हैं कि रुको मैं अभी आता हूँ। तभी रास्ते में उन्हें यहाँ पर एक लुटेरा मिल जाता है जो कि उनसे चीज़ें मांगने लगता है कि उनके पास क्या है, वो सारे पैसे वगैरह उन्हें दे दे। ऐसा वो चाकू दिखाकर धमकी देता है और उन्हें मार भी देता है। और क्योंकि उस वक्त शेन ने अपनी हियरिंग एड निकाला होता है तो इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जिसके बाद फिर याओ के डैड को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक वो मर चुके होते हैं और याओ सारा का सारा ब्लेम इनके ऊपर डाल देती है कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड अब नहीं रहे, और वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है। तो फिर शेन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो भी अपने आप को ब्लेम करते हुए पानी में कूदकर अपनी जान लेने वाला होता है। पर उस वक्त यहाँ पर उसे जिया मिल जाती है और वो यहाँ पर उसे इतना अच्छे से बात करती है और उसे समझाती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो फिर शेन रुक जाता है और यहाँ पर जिया उसका मूड भी ठीक करती है और उससे अपना वो डायनासोर वाला टॉय दे देती है, जिसे देखकर फिर शेन बहुत ही खुश होता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो जिया से फिर से मिलेगा। जिया यहाँ पर ये सब देख कर रो रही होती है। इसके बाद फिर जिया देखती है कि उसके बाद वो इसके लिए सेम उसी की स्कूल भी आ जाता है और यहाँ पर जब जिया बीमार भी होती है तो वो ही उसकी केयर कर रहा होता है, पर क्योंकि वो होश में नहीं थी इसलिए वो देख भी नहीं पाती है। और फिर वो तो चली जाती है अब्रॉड में स्टडी करने के लिए और शेन बेचारा अकेला रह जाता है। फिर जब जिया कॉलेज में होती है तो ये उसे चुपके से मिलने जाता है और जब एक बंदा यहाँ पर जिया को अटैक करके उसे मारने वाला होता है तो शेन फिर जिया को बचाने के लिए उसका चाकू रोकने की कोशिश करता है और इस बंदे की वजह से शेन को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। तो फिर वो कई दिनों के लिए हॉस्पिटल में फिर एडमिट हो जाता है और इसे यहाँ पर न्यूज़ मिलती है कि जिया के जो डैड है उनकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर बैंकरप्ट होने की पोजीशन पर आ गई है। तो फिर वो अपने डैड का बेटा बनने के लिए मान जाता है और उन्हें कांटेक्ट करता है, मान जाता है कि वो अब उनका बेटा बनने को तैयार है और अपनी किडनी उनके बेटे को देने को तैयार है और बदले में बस उसे यही चाहिए कि वो जिया की फैमिली की हेल्प कर दे पैसों में। और इस तरीके से फिर शेन जिया को भी किसी ओल्ड मैन से शादी करने से बचाने के लिए खुद ही फिर शादी की बात करवा लेता है। वैसे तो उसकी कंडीशन थी ही चलने लायक, लेकिन वो फिर भी वेडिंग सेरेमनी के लिए पहुंच जाता है ताकि फिर जिया अपसेट ना हो। और उस वक्त जिया तो शेन को बिल्कुल भी नहीं पहचान रही होती है और उसे लग रहा होता है कि वो कोई रिच बंदा है जो कि बस उसे ऐसी बिजनेस मैरिज कर रहे हैं। और सेरेमनी वाली दिन यहाँ पर याओ शेन से मिलने पहुंच जाती है। वो फिर उसे अपने डैड के नाम पर धमकी दे रही होती है और खुद ही उसे जबरदस्ती हक कर रही होती है, जबकि वो तो उसे दूर कर रहा होता है। पर जिया जब ये देखती है तो वो मिसअंडरस्टैंड कर लेती है और शेन तो बेचारा बस अपनी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था, तो वो जिया से दोबारा कभी मिलने ही नहीं जाता है और अपने असिस्टेंट को बोल देता है कि वो जिया से डिवोर्स की बात कर ले ताकि फिर उसकी जो भी सारी प्रॉपर्टी है वो जिया को मिल जाए, क्योंकि वो तो एक ना एक दिन मर ही जाएगा। जिया को ये सब देखकर बहुत ही शौक लगता है कि वो शेन को कितना गलत समझती आ रही थी। और फिर जब उसकी भाई की मौत होती है, उसकी मॉम की मौत होती है और उसकी भी मौत के बाद जब यहाँ शेन उससे मिलने आता है यानी उसके फ्यूनरल पे, तो वो उसके लिए सच में रो रहा होता है। जिया को अब जगह रियलाइज होता है उसकी सारी स्टोरी देखने के बाद कि असल में वही वो लड़की है जिसे वो अब तक लाइक करता है और उसने उसके लिए कितना कुछ करा है और वो तो उसे लाइक करता था और वो समझती आ रही थी कि वो उसे पसंद नहीं करता, इसलिए शादी के बाद उसे कभी मिलने नहीं आया। जिया तो यहाँ पर इतना रो रही होती है कि उसे जब होश भी आता है तो भी उसके आंख में आंसू ही बह रहे होते हैं। वो अपने भाई से फिर पूछती है कि शेन कहाँ पर है और फिर वो तुरंत ही शेन को ढूंढने के लिए बाहर जाती है और बाहर ही बैठ के रोने लगती है। तभी शेन जैसे यहाँ पर मार्केट से चीजें लेकर आया होता है तो वो जिया के पास आकर उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जिया जल्दी से उसे हक कर लेती है और फिर यहाँ पर उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए कहती है कि हम लोग फ्यूचर में शादी करेंगे। शेन कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसी बातें कर रही हो। तो जिया उसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और तुम बताओ, तुम भी करते हो ना और मुझे शादी करना चाहोगे ना। शेन बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और फिर दोनों किस कर रहे होते हैं और इन लोग की फैमिलीज इन लोग को देख रहे होते हैं। यहाँ पर जिया के डैड को तो गुस्सा आने लगता है कि ये लड़का सच में मेरी बेटी के ऊपर नजर रखा हुआ था ये सब करने के लिए। यहाँ पर मॉम कहती है कि शांत हो जाओ, मुझे तो कितना अच्छा लग रहा है
फिर यहाँ पर जिया की मॉम शैन और जिया से अकेले में बात करती है और वो यहाँ पर दोनों के रिश्तों को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन वो इन लोगों से कुछ प्रॉमिस करवाती है कि अभी दोनों की स्टडी चल रही है तो दोनों को पहला नंबर अपने स्टडी पे फोकस रखना है। खास करके जिया की मॉम तो शैन की स्टडी के लिए फिक्र कर रही होती है और जिया को समझाने लगती है कि तुम शैन की स्टडी खराब नहीं होने दोगी। शैन जिया की मॉम से प्रॉमिस कर लेता है। जिया कहती है कि मॉम क्या आपको मेरी स्टडी की फिक्र नहीं है? उसकी मॉम हंस कर कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम तो वैसे भी कहाँ अच्छी पढ़ती हो। फिर शैन जिया के घर से चला जाता है और जिया के डैड फिर बाहर आते हैं और वो मॉम से इस बारे में बात करते हैं कि क्या चल रहा है। वो पूछते हैं कि वाइफ तुम कैसे मान सकती हो? तो फिर मॉम कहती है कि तुम कौन से जमाने में जी रहे हो, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों की जोड़ी अच्छी भी है तो फिर हमें भी मान जाना चाहिए। फिर फाइनली जिया और शैन तो अपना डेटिंग टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ में स्कूल गए होते हैं। तभी यहाँ पर याओ इन लोग को देख लेती है और वो फिर से यहाँ पर शैन को अपने डैड के लिए फिर से गिल्टी फील करवा रही होती है। तो जिया फिर इस बारे में याओ से बात करने जाती है और उस अकेले में समझाती है कि वो बार बार शैन को परेशान करना बंद करे क्योंकि उसके डैड को उसने खुद मारी है। वो उसे बता देती है कि तुमने ही उनसे टॉय खरीदने की जिद करी थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा थी तो तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए बाहर गए थे और तुम्हारी वजह से उनकी मौत हुई है, इसलिए तुम अब शैन के ऊपर ब्लेम करना छोड़ दो। मुझे तो पता है कि इस बारे में तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो। फिर याओ तो रोने लग जाती है। जिया वापस यहाँ पर शैन के पास आती है। शैन पूछता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? जिया कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस उसे रियलिटी दिखा रही थी। फिर फाइनली जब जिया का 20th बर्थडे आता है तो ये लोग इसका बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और जिया और शैन साथ में बहुत ही हैप्पी होते हैं और डांस भी कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।